नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो एचएसएफसी इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द थर्मल ओवरलोड रिले इन अ मोटर सर्किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मोटर सर्किट में थर्मल ओवरलोड रिले किस सिद्धांत पर काम करती है? ए, बेस्ड ऑन राइज इन एम्बिएंट टेम्परेचर। बी, मोटर बेस्ड ऑन द हीट रिलीज फ्रॉम द करंट ड्रिवन बाय मेटेलिक। सी, बेस्ड ऑन द थर्मल मेजरमेंट ऑफ कॉइल टेम्परेचर। एंड डी, मोटर बेस्ड ऑन सेंसिंग द बॉडी टेम्परेचर। थर्मल ओवरलोड रिले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करती है। थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर बेसिकली क्या होती है, बायमेटेलिक स्ट्रिप होती हैं, और जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो दोनों अलग अलग मेटल से बनी होती है। इसी वजह से जो इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग होता है। हैंस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज डिफरेंट। दैट मीन्स जब ओवर करंट की कंडीशन आएगी तो एक मेटेलिक स्ट्रिप जल्दी एक्सपेंड होगी एज कम्पेयर टू अदर मेटेलिक स्ट्रिप, और जब मेटेलिक स्ट्रिप एक्सपेंड होती है तो वो थोड़ा बैंड हो जाती है, तो सर्किट नॉर्मली ओपन हो जाता है और पावर सप्लाई कट हो जाती है, और एट द एंड इससे क्या होता है, सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर बेस्ड ऑन द हीट रिलीज फ्रॉम द करंट ड्रिवन बाय मेटेलिक। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकर नॉट सुटेबल फॉर 220 किलोवाट पावर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकर 220 किलोवाट विद्युत प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं होता है? ए, वीसीबी, बी, एबीसीबी, सी, एसएफ6 एंड डी, एमओसीबी। वीसीबी को क्या बोलते हैं? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज होती है वो कितनी होती है? 11 केवी से लेके अराउंड 33 केवी इसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है। वहीं एबीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और जो इसकी हाईएस्ट ऑपरेटिंग रेंज होती है वो अराउंड 440 किलोवाट होती है, यानी कि 220 किलोवाट इसमें कवर अप हो रहा है। देन आता है SF6 सर्किट ब्रेकर, जिसे बोला जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, और SF6 की जो रेंज होती है वो होती है 33 किलोवाट से अबव। MOCB की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसकी रेंज भी जो हाईएस्ट रेंज होती है वो 444 या 440 किलोवाट के अराउंड होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो VCB है यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसकी रेंज 220 किलोवाट से कम है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VCB। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इंसर्डिसेंट लैम्प 15 watt to 30 volt is connected in series with another incandescent lamp 100 watt to 30 volt and supply with 230 volt. Then the position of the lamp will be। एक तापदीपित लैंप 15 वॉट 230 वोल्ट को एक अन्य तापदीपित लैंप 100 वोल्ट 230 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा उसे 230 वोल्ट की आपूर्ति दी गई है, तब लैंप की स्थिति क्या होगी? A 15 watt lamp will have more luminance. B, illumination of 100 watt lamp will be more. C, according to their rating the illumination of both the lamp will be completed. And D, illumination of both the lamp will be the same। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि जो ये दोनों लैंप है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक, और दोनों लैंप की जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम है, यानी कि 230 वोल्ट और 230 वोल्ट, और इनको जो सेम पावर सप्लाई दी गई है वो भी कितनी है? 230 वोल्ट। तो यहाँ पे ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। अब रेजिस्टेंस और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R, यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। यहाँ इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जितनी पावर कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 वॉट कम है 100 वॉट से, यानी कि 15 वॉट इज लेस देन 100 वॉट। तो इस केस में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? 15 वॉट को मैं R1 लिख रहा हूँ, 100 वॉट को मैं R2 लिख रहा हूँ। दैट मीन R1 रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R2 रेजिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया? अब जब करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी, तो इस वजह से 15 वॉट के बल्ब में ज्यादा हीट जनरेट होगी, और इंसैंडिसेंट लैंप में क्या होता है, जितनी ज्यादा हीट जनरेट होती है उतना ही ज्यादा वो ग्लो करता है। तो 15 वॉट लैंप ज्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 100 वॉट लैंप। लेकिन अगर यहाँ पे 230 वोल्ट सेम रेटिंग नहीं दी होती तो उस केस में सिनेरियो अलग हो जाता, तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता, तो हमें उस केस में इस चीज का भी ध्यान देना होता है। सो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वॉट लैम्प विल हैव मोर ल्यूमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्ड फेरानिटी इफेक्ट इज रिलेटेड टू। किस विद्युत प्रणाली में शब्द फेरानिटी प्रभाव किससे संबंधित रखता है? ए, लाइटली लोड लॉन्ग HVAC, बी, लाइटली लोड शॉर्ट UG केबल, सी, HVDC एंड डी, फुली लोड LVDC लाइन। फेरानिटी इफेक्ट लाइटली लोडेड लॉन्ग HVAC लाइन को अफेक्ट करता है।
अब ये फेरेनिटी इफेक्ट होता क्या है? फेरेनिटी इफेक्ट कैपेसिटिव नेचर की वजह से होता है। जब ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव नेचर आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हम वोल्टेज को सेंड करते हैं या पावर को सेंड करते हैं तो लॉसेस होते हैं, और जो हमें रिसीविंग एंड में वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये कैपेसिटिव नेचर का होता है तो ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। यहाँ ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से जब लाइट लोड कंडीशन होती है या अनलोडेड कंडीशन होती है तो करंट वोल्टेज से लीड करता है लाइन में, और एट द एंड क्या होता है, जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज से। तो फेरेनिटी इफेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक तो ओवर वोल्टेज हो जाता है, ओवर वोल्टेज। सेकंड, इससे इंसुलेशन स्ट्रेस भी बढ़ता है और ये सिस्टम में इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, सिस्टम इनस्टेबिलिटी। तो ये कुछ प्रभाव होते हैं फेरेनिटी इफेक्ट के। सो ऑप्शन नंबर 8 लाइटली लोडेड लॉन्ग HVAC लाइन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क अंडर वाटर कैन डू? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण पानी के नीचे काम कर सकता है? ए IP20 प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, बी IP54 प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, सी IP68 प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट एंड डी IP64 प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। आजकल आप सबने IP रेटिंग के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि जब भी आप फोन लेते हैं तो उसमें IP रेटिंग यहाँ पे डिस्कस करी जाती है। तो IP रेटिंग 2 डिजिट का बना होता है, 2 शब्दों का बना होता है। आई क्या डिफाइन करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड इक्विपमेंट, और पी क्या डिफाइन करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर। तो IP रेटिंग आपको क्या बता रहा है? IP रेटिंग बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड से और लिक्विड से कितना ज़्यादा सुरक्षित है। अगर किसी भी डिवाइस को पानी के अंदर काम करना होगा तो IP रेटिंग 68 से सर्टिफाइड होना चाहिए। आजकल कई सारे फ़ोन IP रेटिंग 68 के साथ आते हैं, तो अगर आप बारिश में फ़ोन को इस्तेमाल भी करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IP68 प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल विल बी? दिए गए समीकोण त्रिभुज में साइन फाई की मान क्या होगा? तो हमें ये वाला मान निकालना है। तो साइन फाई क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। अब साइन फाई की अपोजिट साइड कौन सी है? इसकी अपोजिट साइड है ये वाली बी, और हाइपोटेनियस कौन सा है? सी। तो साइन फाई क्या हो जाएगा? बी अपॉन सी। अगर थीटा या फाई ये होता तो अपोजिट साइड क्या हो जाती? ये हो जाती। तो तब उस केस में क्या होता है? ए अपॉन बी। तो साइन का फॉर्मूला बेसिकली याद रख लेना क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। सो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, B/C। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर ओवरहेड लाइन सिस्टम? ओवरहेड लाइन सिस्टम के लिए कौन सा विकल्प गलत है? ए लाइटनिंग डज नॉट फॉल, बी फॉल्ट इज मोर पॉसिबल, सी मेंटेनेंस इज इजी एंड डी ओवरहेड कंडक्टर आर एक्सपोज्ड विदाउट इंसुलेशन। देखिए, ओवरहेड कंडक्टर में सबसे ज्यादा खतरा बिजली गिरने का ही होता है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ए लाइटनिंग डज नॉट फॉल, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ओवरहेड लाइन सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज होता है, खुला हुआ होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली लगने का चांस या बिजली गिरने का चांस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉल्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम। तो ये वाला जो ऑप्शन होता फॉल्ट इज मोर पॉसिबल, ये गलत हो जाता, यहाँ पे फॉल्ट ज्यादा होते हैं। हाँ, ओवरहेड लाइन की जो मेंटेनेंस होती है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम वो आसान होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत है। तीसरा, ओवरहेड कंडक्टर आर एक्सपोज्ड विदाउट इंसुलेशन, ये भी पॉइंट गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए लाइटनिंग डज नॉट फॉल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग पावर सप्लाई टू लोड? लोड तक बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, बी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, सी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड डी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखिए, पावर सप्लाई में हम या पावर सप्लाई को एक्सटेंड करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज हम हाई वोल्टेज या हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन इसीलिए ही करा जाता है कि हम स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट लेवल को मेजर कर सकें। हम फुल लोड सप्लाई को या फुल लोड करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, इससे क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एक्यूरेसी के लिए बने होते हैं, ना कि एफिशिएंसी के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 29 है, करंट ट्रांसफॉर्मर इज जनरली यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस? करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग आमतौर पर डैश उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बी करंट स्टेप अप, सी लार्ज करंट मेजरमेंट सर्किट एंड डी लार्ज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस करा था कि हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर की बात चली है तो हम यहाँ पे क्या मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी लार्ज करंट मेजरमेंट यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। अभी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में फ्यू टर्न्स होते हैं और ये थिक वायर का बना होता है, और जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें लार्ज टर्न होते हैं, ज़्यादा टर्न्स होते हैं, और जो वायर होती है वो फाइन होती है, फाइन वायर। इसी वजह से वो लार्ज करंट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वायरिंग का डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उतना ही ज़्यादा करंट कम हो जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होती है, जो सेकेंडरी साइड होती है वो हमेशा क्लोज्ड रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंडरी साइड ओपन हो गई, यहाँ पे करंट तो ऑब्वियस सी बात है कम है सेकेंडरी साइड में, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो करंट कम है पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को हमेशा क्लोज करके रखते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लार्ज करंट मेजरमेंट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन केस ऑफ डीसी मोटर विच इज ट्रू। डीसी मोटर के मामले में कौन सा कथन सत्य है। ए डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर और लेस कांस्टेंट स्पीड। बी द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज मोर। सी द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज लेस। एंड डी डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर स्पीड एट लाइट लोड। तो जो पहला पॉइंट है डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर और लेस कांस्टेंट स्पीड, गलत है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर लाइट लोड पे काफी तेज स्पीड पे रन करती है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। कांस्टेंट मोटर कौन सी होती है, डीसी शंट मोटर होती है। अब जो ऑप्शन बी है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी शंट मोटर इज मोर, ये गलत है। डीसी शंट मोटर फ्रॉम स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर रन करती है, ये कांस्टेंट स्पीड मोटर कहलाई जाती है। अब जो ऑप्शन सी है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज लेस, ये भी गलत है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर स्पीड एट लाइट लोड, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका मतलब दोनों वाइंडिंग के अंदर सेम करंट फ्लो करता है। और जब सीरीज मोटर के अंदर लाइट लोड होता है या कम लोड होता है तो उस केस में आर्मेचर करंट काफी ज्यादा कम होता है और जो फ्लक्स होता है वो वीक बनेगा। जब करंट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फील्ड फ्लक्स है वो वीक बनेगा। अब जो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, तो अगर फ्लक्स कम है तो स्पीड ज्यादा होगी और अगर फ्लक्स ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। अब क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स काफी ज्यादा वीक बना है, काफी ज्यादा कम बना है, तो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड काफी ज्यादा हाई होगी। तो इसी वजह से लाइट लोड कंडीशन के अंदर डीसी सीरीज मोटर काफी तेज रन करती है, काफी फास्ट स्पीड में रन कर पाती है। सो ऑप्शन नंबर डी डीसी सीरीज मोटर रन एट मोर स्पीड एट लाइट लोड, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।